गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, आपका ये कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। ठीक है, आप लोगों को मैं बता दूं ये जो बुक है ये भारती भवन का है। शायद आप लोग नहीं सुने हो, बट ये भारती भवन बुक है, ये सबसे बेस्ट बुक माना जाता है। एनसीईआरटी में अगर आप पढ़ते हैं इसी चीज़ को तो आपको काफ़ी शॉर्ट में मिलता है कोई भी चीज़, लेकिन भारती भवन में आपको काफ़ी डिटेल किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है भारती भवन का बुक बिहार में भी चलता है। तो ये वीडियो आप लोग बिहार बोर्ड के लिए, झारखंड बोर्ड के लिए, ठीक है, बिहार है, झारखंड है या अदर जो भी स्टेट में अगर एनसीईआरटी चलता हो तो उन लोगों के लिए है। ठीक है, ज़्यादातर स्टेट में एनसीईआरटी को ही चलाया जाता है और एनसीईआरटी ही रहता है, एससीईआरटी रहता है। तो ठीक है, तो ये सारे लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो मेनली स्पेशली ये बिहार से कुछ स्टूडेंट लोगों का था कि करवाया जाए इस चैप्टर को, बायोलॉजी को करवाया जाए, तो इसलिए आज मैं बायोलॉजी का स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है। अगर सब कुछ बढ़िया है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं। पहला जो हम लोगों का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर कोशिका। ठीक है, यानी कि सेल, इंग्लिश में इसको कहते हैं सेल, CELL सेल, ये याद रखिएगा। इंग्लिश टर्म हिंदी टर्म दोनों याद रखिए, आपको फ्यूचर में बहुत काम देगा। तो सेल जो होता है, कोशिका होता है, वो जीवन की आधारभूत इकाई होती है। कैसे, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले आते हैं कि कोशिका है क्या। तो देखिए कहा गया है, लिखा हुआ है कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका का बना होता है और कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई माना गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कोशिका क्या है, तो आपको लिखना होगा कोशिका जीवन, कोशिका को मतलब जीवन की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। ठीक है, आप लोग कॉपी जरूर निकाल लें और कॉपी में नोट करते जाएंगे ये सब चीज़ को। आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी क्वेश्चन है, आप ये वन लाइनर क्वेश्चन जो भी है, ये सब इसी में कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है, तो कॉपी जरूर निकाल लें और करते जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नोट करते जाएंगे। ठीक है, तो पहला आप लोग ये नोट कर लीजिए। हाँ, पहला जो है मैंने जो अभी कहा कि कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई माना गया है, इसको जरूर नोट कर ले। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग कोशिका क्या है। देखिए, जब सपोज दैट आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं हम लोग रेत का छोटा 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 कण लेते हैं, सारा रेत का कण को मिलाते हैं, फिर ईंटा सीमेंट ये सब डाल करके हम लोग एक बड़ा सा घर बना देते हैं। ठीक है, उसी तरह हम लोगों का शरीर है। ठीक है, हम लोगों का शरीर छोटा छोटा कोशिका से मिल करके बना हुआ है, एकदम छोटा छोटा इस तरह से कोशिका है। ये सारा छोटा छोटा कोशिका मिलते हुए बड़ा होता है, मतलब सारा छोटा छोटा कोशिका मिल करके एक उत्तक का निर्माण करता है। आगे हम लोग उत्तक के बारे में पढ़ेंगे और उसी उत्तक से फिर अंग बनता है। ठीक है, सबसे पहले कोशिका, कोशिका से आप मतलब पहले कोशिका, कोशिका से उत्तक बनता है और उत्तक के बाद अंग बनता है। इस तरह से हम लोगों का शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो कोशिका क्या है ये समझ गए आप लोग। अब आते हैं हम लोग आगे, आगे देखते हैं क्या है कि कोशिका जीव द्रव्य, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म से बनी एक संरचना है जिसमें विभिन्न रासायनिक तत्व संयोजन कर यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, अब यौगिक कौन कौन से, तो वो कार्बनिक और अकार्बनिक दो तरह के यौगिक होते हैं। ठीक है, यौगिक क्या है, मिश्रण एक तरह का, सब कुछ मिला जुला। ठीक है, आप लोगों ने तत्व पढ़ा होगा, यौगिक पढ़ा होगा। तो चलिए, अब अकार्बनिक यौगिक कौन कौन सा है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। अकार्बनिक यौगिक में आता है आपका जल एवं लवण। ठीक है, ये सब क्या है, अकार्बनिक यौगिक है, जल एवं लवण। उसके बाद कार्बनिक यौगिक जो है, ये कार्बनिक यौगिक मुख्यतः प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्बनिक यौगिक। उसके बाद कोशिका में यह जीव द्रव्य एक छिद्रयुक्त चयनात्मक परागमय प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, से घिरी रहती है एवं इसके बीच में एक केंद्रक होता है। केंद्रक का इंग्लिश न्यूक्लियस। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई एक कोशिका है, ठीक है, तो हर कोशिका के अंदर एक केंद्रक जरूर होता है, ये याद रखिएगा। कोशिका के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट केंद्रक होता है, उसके बाद ही, और ये जो है कोशिका, ये बाहर में छिद्रयुक्त परागमय प्लाज्मा झिल्ली का बना होता है, ये बाहरी परत जो होता है। ठीक है, मैं आपको फिगर के थ्रू भी दिखा दूंगा, ये जो कोशिका का फिगर है वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, इससे आप लोग क्लियर समझ सकते हैं। ये हो गया। अब उसके बाद आ जाइए, अगर आपका इसी में बात रहा कि केंद्रक क्या होता है, तो केंद्रक कोशिका के बीच में पाया जाने वाला है ना, कोशिका के बीच में पाया जाने वाला जो होता है वो केंद्रक होता है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, कोशिका में विविधता। कोशिका अलग अलग प्रकार की होती है, किस आधार पे अलग अलग प्रकार की होती है वो लोग देखेंगे।
उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो देखिए, जीवों की कोशिका के रूप, दैट मीन्स शेप, आकार और संख्या में काफ़ी भिन्नता होती है। ठीक है, अलग अलग चीज़ का मतलब अलग अलग लोगों में, या लोग तो नहीं करेंगे, कहेंगे हम लोग, अलग अलग में अलग अलग संख्या होता है। मान के चलिए एक छोटा सा जीव है, सपोज दैट चूहा है, तो चूहा में कोशिका का संख्या कम होता है। वही अगर कंपैरिजन में चलते हाथी है, तो हाथी में कोशिका का संख्या ज़्यादा होता है। ठीक है, तो विविधता पाई जाती है। तो अलग अलग आकार की होती है। तो देखिए, कम से कम बोला गया कि 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, जैसे प्लू प्लून्योमोनियम है ना, प्लूरोन्यूमोनियम, ये याद रखिएगा, प्लूरोन्यूमोनियम, ये एग्जाम्पल है आपका सबसे छोटा कोशिका का। अगर आपसे वन लाइनर में क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटा कोशिका कौन सा है, तो ये प्लूरोन्यूमोनियम, ये याद रखिएगा। उसके बाद ये कम से कम कोशिका कितनी छोटी हो सकती है, तो 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अधिकतम अधिकतम जो है कोशिका कितना बड़ा होता है। तो अधिकतम कोशिका का जो आकार होता है वो होता है 170 इंटू 135। ठीक है, मिलीमीटर का, 170 से 135, 170 गुना 135 मिलीमीटर का होता है। एग्जाम्पल के रूप में शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा एक कंप्लीट कोशिका है, तो ये कंप्लीट कोशिका का ये आकार हो गया। तो सबसे छोटा कोशिका का भी एग्जाम्पल मिल गया और सबसे बड़ा कोशिका का भी एग्जाम्पल मिल गया। तो मैंने पहले ही बोला है, मतलब हाँ, कि जो नाइन्थ क्लास में आप लोग किसी भी स्टेट के हैं, झारखंड, बिहार, जो भी, इस सारे के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। तो आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड लोगों के पास भी शेयर कर दें। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। जीवाणु की कोशिका 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर व्यास तक की होती है। जीवाणु जानते हैं छोटा छोटा होता है जीवाणु। कुछ जीवाणु जिससे क्या हम लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। तो ये जीवाणु एकदम छोटा छोटा होता है, और ये सबको हम लोग इसे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये जरूर याद रखिएगा, कोशिका को देखने के लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप का जरूरत होता है। तो इसका जो है कम से कम 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच में रहेगा। उसके बाद एक आ जाइए तंत्रिका कोशिका, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तंत्रिका कोशिका के बारे में, तंत्रिका कोशिका दैट मीन्स नर्व सेल्स का आकार 1 मीटर से भी अधिक लंबा हो सकता है। और तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। ये नोट जरूर कर लीजिएगा कि न्यूरॉन जो है वो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, और इसका फिगर बोला गया है चित्र 1.1। चलिए आप लोग फिगर इसको जरूर देख लीजिए। देखिए यहाँ पे ये बनाया गया है, ये है आपका तंत्रिका कोशिका। ये वाला जो आप देख रहे हैं फिगर पूरा, ये है तंत्रिका कोशिका का। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आगे, इसको और डिटेल में दिखा ही देंगे। तंत्रिका कोशिका से संबंधित एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तंत्रिका कोशिका का आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन भी बोलता है कि तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाएं। तो चित्र बनाने का भी प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। यहाँ आप चाहे तो फोटो का स्क्रीनशॉट ले लें, और यहाँ पर से जो भी कोशिका है बनाने के लिए आ सकता है। स्पेशली तंत्रिका कोशिका और नंबर 2 अमीबा, ये दोनों का जरूर आता है। ठीक है, ये अमीबा और ये तंत्रिका कोशिका, ये दोनों जरूर आता है बनाने के लिए। तो फिगर का प्रैक्टिस जरूर रखिएगा। ठीक है, अभी आगे आगे देखते हैं और क्या कहा गया है कि जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि कोशिका विभिन्न रूपों के होती है। कुछ जीवों का शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है, ऐसे जीव एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें एक बात और आ जाता है, कोशिका का प्रकार। तो कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, तो कोशिका मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ये आपको नोट जरूर कर लेना है। पहला एक कोशिकीय दैट मीन्स यूनिसेल्यूलर, और सेकेंड बहुकोशिकीय दैट मीन्स मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, एक यूनिसेल्यूलर और एक होते हैं मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय जो एक कोशिका से बना हो, और बहुकोशिकीय जो बहुत सारे कोशिका से बना हुआ हो। ये भी आप नोट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो देखिए, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम, क्लोमाइडोमोनस, है ना, क्लोमाइडोमोनस। ये जो है आपका 3 एग्जाम्पल हो जाएगा एक कोशिकीय जीव का। अब आगे जब हम लोग आते हैं बहुकोशिकीय में, यानी मल्टी सेल्यूलर, तो मल्टी सेल्यूलर का क्या है कि बहुत सारे कोशिका से बने हो सकते हैं। उसका देखिए, जैसे लगभग 60 किलोग्राम के एक मानव का शरीर में 60 इंटू 10⁻15 कोशिका पाई जाती है। ठीक है, ये मानव का शरीर, आदमी का शरीर कह सकते हैं 60 kg का होता है। ज़्यादा भी होगा, कम भी होगा, जिसका जितना ज़्यादा वजन है, जो ज़्यादा बड़ा है, उसका क्या कोशिका भी उसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एक लिया गया है कि एवरेज लिया गया है कि अगर वो 60 किलो का आदमी है तो उसमें 60 इंटू 10⁻15 कोशिका पाई जाती है। अब आ जाइए, बहुकोशिकीय जीव में विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न अंगों का
विभिन्न अंगों का निर्माण करती है, ठीक है। और इन्हें श्रम विभाजन कहते हैं। तो श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, यानी काम का विभाजन। तो अलग अलग कोशिका का अलग अलग काम होता है, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के पौधे, शैवाल, कवक, मॉन्स, फर्न आदि तथा जंतु इसके उदाहरण हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, तो या बहुकोशिकीय जीव यानी जिसमें बहुत सारा कोशिका हो। और एग्जाम्पल के रूप में मनुष्य लिख सकते हैं, जीव जंतु लिख सकते हैं, शैवाल, कवक, मॉस, फर्न, ये सब भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए इसमें, अभी मैंने कहा था, तो आप ये फिगर को देख लीजिए कितना कितना तरह का ये है। जो अभी एग्जाम्पल में हम लोगों ने लिया था, एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल, ठीक है, ये एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद देखिए नीचे आपका ये तो ज़रूर नोट रखिएगा, दो चीज़ जिसको मैंने कहा है, न्यूरॉन, क्वेश्चन में न्यूरॉन भी बोल देता है कि न्यूरॉन का चित्र बनाइए, तो न्यूरॉन आ सकता है, चाहे इसी को हम लोग कहते हैं तंत्रिका कोशिका, तो तंत्रिका कोशिका भी आ सकता है, ठीक है। सेकंड अमीबा, बहुत इजी है, ध्यान में रखिए। मैंने एक और चीज़ कहा था कि कोशिका के बीच में केंद्रक होता है। आप लोगों को ये दिख रहा है, ये डॉट पॉइंट ऐसा, ये वाला, ये जो डॉट जैसा पॉइंट है ये है केंद्रक। उसके बाद यहाँ पे अमीबा का केंद्रक देखिए, उसी तरह मेढक का लाल रक्त कोशिका यहाँ पे केंद्रक है, उसी तरह यहाँ यकृत का केंद्रक है, वसा कोशिका का केंद्रक है, इसी तरह हर कोशिका में केंद्रक होता है। उसके बाद नीचे देखिए शुक्राणु कोशिका है, पेशीय कोशिका है, अस्थि कोशिका है और डाइटम है, ये सब कोशिका के उदाहरण हैं, तो नोट जरूर कीजिएगा। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे क्या कहा गया है कि कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्य के अनुरूप होती है, यानी कार्य के आधार पे कोशिका का आकार होता है। देखिए कुछ कोशिकीय अपना आकार बदलती रहती है, जैसे अमीबा अपना आकार बदलते रहता है। हमारे रुधिर का मतलब समझते हैं, रुधिर का मतलब होता है खून यानी ब्लड में मौजूद श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, वे भी निरंतर अपना रूप बदलती रहती है, ठीक है, यानी रूप बदलती है, आकार बदलती है। आगे देखिए तंत्रिका कोशिका का आकार जो है, थोड़ा जूम कर देते हैं। हाँ, तंत्रिका कोशिका का आकार बहुत पतला और लंबे तार की तरह होता है। इसके द्वारा आवेग का चालन होता है, जैसे बिजली का चालन तारों के द्वारा होता है, ठीक उसी प्रकार आवेग का चालन तार की ही तरह लंबी पतली तंत्रिका कोशिका के द्वारा होता है। तो अब ये क्वेश्चन फिर से आ गया, हमारे शरीर का सबसे लंबा कोशिका जो है वो तंत्रिका कोशिका है, ठीक है। तो तंत्रिका कोशिका का अगर कार्य पूछा जाए तो वो आवेग का चालन करती है, हमारे शरीर में है और ये बहुत ही पतला होता है और पूरे शरीर में ये फैला हुआ है, ठीक है। पतली तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा उस शरीर के विभिन्न भागों में होती है। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है, तो कुछ कुछ को जीव ऐसे हैं जिसमें कोशिका का आकार स्थिर रहता है, कोई बदलता नहीं है, ठीक है। भिन्न भिन्न जीवों में तथा एक ही जीव में अलग अलग समय में शरीर में कोशिकाओं की संख्या भी बदलती रहती है, ठीक है, कोशिका का संख्या बदलती रहती है। कोशिकाओं की संख्या जीवों के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। यह आपका एक पॉइंट बन जाता है कि कोशिकाओं का संख्या किस पे निर्भर करता है, तो जीवों के शरीर के आकार पर, ठीक है, जीवों के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। अगर आकार बड़ा होगा तो उसमें कोशिका का संख्या भी ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है कि चूहे के शरीर में कोशिका की संख्या हाथी के शरीर में मौजूद कोशिका की संख्या से मतलब बहुत ही कम होगी। ये पता देख करके ही लगता है, क्योंकि चूहा का आकार क्या है, छोटा है, तो वो अगर छोटा है तो उसमें कोशिका का संख्या भी कितना कम ही रहेगा, और हाथी बड़ा होता है तो हाथी में कोशिका का संख्या ज़्यादा होगा। और देखिए पौधे में भी वट वृक्ष समझते हैं क्या होता है, हाँ ये आप लोग कमेंट करेंगे। वट वृक्ष, वट सावित्री पूजा होता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो वट वृक्ष इंग्लिश में बनियान ट्री है, आप लोग अपने एरिया में इसे क्या कहते हैं, या फिर मतलब मुझे कमेंट करेंगे आप लोग जो भी इस वट वृक्ष या बनियान ट्री को कहते हैं। उसके बाद देखिए वट वृक्ष में जो कोशिका का संख्या होगा वो गुलाब के पौधे की कोशिका की संख्या में अंतर होगा, यानी गुलाब के पौधा में कम होगा और वट वृक्ष बनियान ट्री में ज़्यादा होगा, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, आगे क्या है, जीवन व्यवस्था के स्तर, ठीक है। तो प्रत्येक जीव के शरीर का निर्माण करने वाली कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। बहुकोशिकीय जीवों में ये कोशिकाएं आपस में समूह बनाकर उत्तक का निर्माण करती है। तो जैसे मैंने कहा कि बहुकोशिकीय जीव जिसमें कोशिका का संख्या ज़्यादा होता है, वो क्या होता है कि कोशिका का संख्या ज़्यादा होता है तो वो कोशिका छोटी छोटी कोशिकाएं जो है वो मिल करके उत्तक का निर्माण करती है। समझिए ये छोटा कोशिका मिलते मिलते उत्तक का निर्माण करती है, ठीक है।
अब इसी में एक पॉइंट आया कि उत्तक किसे कहते हैं। तो देखिए, एक सी रचना और एक सा कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। यानी उसका रचना भी एक जैसा होगा, उसका कार्य भी एक जैसा होगा, उसे उत्तक कहते हैं। उसके बाद आ जाइए, उत्तक के बाद है कि उत्तकों के समूह जो किसी विशेष कार्य को संपन्न करते हैं तथा जिनका विशिष्ट संरचनात्मक संगठन होता है, अंग कहलाते हैं। ठीक है, तो एक जैसे, पहले एक जैसे कोशिका मिले और एक जैसा काम कर रहे थे तो वो उत्तक बन गया। अब वही उत्तक का समूह जो कोई एक विशेष कार्य को करेगा उसे हम लोग कहेंगे अंग। ठीक है, वो संरचनात्मक एक संगठन बनाएगा, मतलब एक ग्रुप होगा, उसे अंग कहेंगे, दैट मीन्स ऑर्गन। ठीक है, उदाहरण में हम लोग क्या कह सकते हैं, जैसे कि भोजन में पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया को ले लें तो सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, फिर उसका पाचन होता है, दैट मीन्स डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, और स्वांगीकरण होता है, और अनपचे भोजन का मल के रूप में शरीर से बाहर निष्कासन होता है। प्रत्येक कार्य अलग अलग पाचन अंग द्वारा, अर्थात मुख, पाचन तंत्र के बारे में जान ही रहे, पहले हम लोग मुख से खाते हैं तो मुख के द्वारा, फिर आमाशय, उसके बाद आंत, फिर यकृत आदि द्वारा संपन्न होता है। तो मुख, आमाशय, आंत, यकृत, ये सब जो सारे चीज़ हैं, मुख्य, आमाशय, आंत, यकृत आदि सामूहिक रूप से एक विशेष तंत्र की संरचना करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन गया कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं, व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम समझ गए, तो ये सब जो सारा अंग मिल करके खाना पचाने का काम करेगा उसे पाचन तंत्र कहते हैं। उसके बाद इसी प्रकार जीवों में श्वसन तंत्र होता है, परिसंचरण तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है। ये सब आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। ठीक है, एक बार आपको थोड़ा थोड़ा हिंट कर देते हैं। पाचन तंत्र तो समझ गए अभी। श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। उसके बाद परिसंचरण तंत्र, उसके बाद उत्सर्जन तंत्र में आपका वही खाना पीना खाएं, मलमूत्र निकलना, उत्सर्जन तंत्र। परिसंचरण भी समझना, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ब्लड का सर्कुलेशन हमारे बॉडी में होता है, वही ब्लड का सर्कुलेशन होता है। हाँ, ब्लड ही का कह सकते हैं मेनली, तो ब्लड का सर्कुलेशन ये आपका परिसंचरण तंत्र है। उसके बाद सभी अंग तंत्र मिलकर के जीव या विशिष्ट ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये सारे अंग मिल करके पूरे जीव का निर्माण करते हैं। आप देख सकते हैं कितना कॉम्प्लेक्स है एक इंसान का शरीर जो होता है, अंग जो होता है, मतलब कितना जटिल है। हम लोग का एक छोटा सा छोटा पार्ट कहने, मतलब ये अगर देखिए, अगर ये आपको स्किन दिख रहा है, इस स्किन चमड़ा को थोड़ा सा कम नोचेंगे, उसके बाद उसको जूम करके देखेंगे माइक्रोस्कोप से, तो उसमें बहुत सारा अंग दिखेगा, अंग बोल रहे हैं सॉरी, कोशिका दिखेगा। तो वो छोटा छोटा कोशिका मिल करके ग्रुप बनाया, ग्रुप बना के वो उत्तक बना, उत्तक से अंग बना, और अंग से ये पूरा हम लोगों का शरीर बना है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई थिंक 8 क्लास में आप लोग भी पढ़े होंगे, लेकिन एक बार इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज किसने की है, ये आप लोगों को पता होगा, एक साइंटिस्ट है। आ जाइए, तो कोशिका की खोज के बारे में कहा गया है कि कोशिका का वास्तविक ज्ञान माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही प्राप्त हो पाया है। ठीक है, तो आप लोग स्कूल में अगर पढ़ते हैं तो मे भी शायद कुछ कुछ स्कूल में माइक्रोस्कोप दिखाया गया हो, नहीं दिखाया गया होगा तो यहाँ पे मैं आप लोगों को माइक्रोस्कोप का फ़ोटो दिखा दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। बाकी माइक्रोस्कोप देखिए, जब बना तो माइक्रो मतलब क्या होता है, हिंदी है देखिए, सूक्ष्मदर्शी, छोटा चीज़ को देखना। ठीक है, माइक्रो छोटा, स्कोप दर्शी, तो छोटा चीज़ को देखना। ठीक है, तो सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक जो है, एक रॉबर्ट हुक नाम के एक अंग्रेज वैज्ञानिक हैं जिन्होंने माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। तो देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट आएगा आपका, कोशिका का खोज का डेट और माइक्रोस्कोप का भी डेट आपका निकल गया। तो माइक्रोस्कोप का आविष्कार कब हुआ, तो 1665 में। और हुक ने अपने बनाए माइक्रोस्कोप में कॉर्क की एक पतली काट अनेक सूक्ष्म मोटी भित्ति वाली मधुमक्खी की छत जैसे कटोरियां देखी। अच्छा, कटोरियां नहीं, कोठारियां मतलब वो देखे होंगे ना, क्या बोलेंगे, मधुमक्खी का छत को देखिए, बना हुआ रहता है बॉक्स बॉक्स जैसा, तो वही कोठरी कहेंगे उसको, देखें। तो इन कोठरियों को रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, हाँ, उसके बाद है लेवनुल ओक नामक एक डच वैज्ञानिक द्वारा माइक्रोस्कोप के लेंस व्यवस्थित संशोधित होने के पश्चात कोशिका का अध्ययन आगे बढ़ा। तो सर्वप्रथम 1674 में उन्होंने अपना उन्नत माइक्रोस्कोप
मतलब में स्वतंत्र कोशिका जैसे जीवाणु प्रोटोजोआ को देखा। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रत्येक कोशिका के केंद्र में एक गोलाकार रचना होती है। इस ब्राउन ने केंद्रक नाम दिया। ठीक है। फिर पुरकिंजे ने 1849 में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल दानेदार सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्मा जीव द्रव्य नाम दिया। तो देखिए इस तरह से किस साइंटिस्ट ने किसका कब नाम दिया, यहाँ सारा कुछ डिटेल में दिया हुआ है। यही अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ते हैं तो उतना डिटेल नहीं है, सिर्फ कोशिका के बारे में बताया गया है थोड़ा मोड़ा। ठीक है। तो यहाँ काफ़ी इस बुक में डिटेल रहता है। हमको अभी भी याद है जब हम लोग 10th में थे, ये टाइम में 2013 में तो पास आउट हो गए थे, दैट मीन्स 2011 का बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि उस वक्त हमारे सर भारती भवन के ही बुक से पढ़ाते थे। हम लोग का एनसीईआरटी बुक होता था हाथ में, लेकिन सर लोगों के हाथ में देखते थे एक छोटा सा बुक है। तो नाम जब सुने थे भारती भवन, लेकिन आप लोगों को रियलिटी में बता रहे, आज रियल में पहली बार पढ़ रहे भारती भवन का बुक हम भी कैसा है। ठीक है। तो चलिए, तो इस तरह से सारा देख लीजिए किस साइंटिस्ट ने किस चीज़ का खोज किया। तो प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य नाम दिया गया। उसके बाद देखिए 1838 में एक वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन ने कहा कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिका का बना होता है। फिर 1849 में प्रसिद्ध प्राणी विज्ञानी श्वान ने बताया कि जंतु का शरीर भी सूक्ष्म कोशिका का बना है। फिर ये दोनों जर्मन वैज्ञानिक ने अपने अध्ययन के आधार पर एक मत का प्रतिपादन किया। इससे कोशिका सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। कोशिका सिद्धांत, यहाँ पे एक और चीज़ हो गया कि कोशिका सिद्धांत क्या है। तो प्रत्येक अलग अलग वैज्ञानिक द्वारा अपना अपना जो मत दिया गया कोशिका के संदर्भ में, वही कोशिका सिद्धांत है। तो कोशिका सिद्धांत में उन्होंने यह व्यक्त की कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई है। ठीक है। आप लोगों का एक ऑब्जेक्टिव वन लाइनर में इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। ठीक है। वहाँ कोशिका लिख सकते हैं। ठीक है। अब आगे देख लीजिए आगे क्या है। इसके बाद 1855 में विर्शो ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से होता है। मैक्स सुल्ज ने 1861 में बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जिसमें एक केंद्रक होता है। इस कथन को प्रोटोप्लाज्मवाद कहते हैं, दैट मीन्स द प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। इसके बाद 1884 में स्ट्रॉसबर्गर ने बताया कि केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागत में भाग लेता है। दैट मीन्स जो केंद्रक होता है वो वंशानुगत चीज़ को दिखाता है। इसके बाद अच्छे माइक्रोस्कोप तथा रासायनिक पदार्थ की मदद से कोशिका का अध्ययन जारी रहा। 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ। एम नॉल ने एवं ईरास का द्वारा हुआ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गया यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार कब हुआ और किसने किया। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार 1931 में एम नॉल और ई रस का द्वारा हुआ। ठीक है। देखिए ये काफ़ी डिटेल है, काफ़ी ज़्यादा ही डिटेल है, और इतना डिटेल आई थिंक आप लोगों को फ़िलहाल तो 9th क्लास में ज़रूरी खास नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि आप इन फ्यूचर नीट का एग्ज़ाम देते हैं तो आप लोगों का क्वेश्चन जो रहता है, या आप आगे जा कर के बायोलॉजी पढ़िएगा, 11th में आगे पढ़ना होगा, बायोलॉजी साइंस लीजिएगा, तो आप लोगों को डिटेल जानना ज़रूरी है। दैट मीन्स आज आपका कॉन्सेप्ट है क्लियर तो फ्यूचर में आपको काम आएगा। मैं चाहता तो सोच भी रहा था क्या मैं शॉर्ट में ख़त्म कर दूं, इंपॉर्टेंट बता दूं, लेकिन मुझे लगा नहीं, आप लोगों को काफ़ी डिटेल बताना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। आज अगर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे पढ़ने में भी बहुत आसानी होगी, दिक्कत नहीं होगा, कोई भी चीज़ का आसानी से आप लोग कर लीजिएगा। फिर नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, या फ्यूचर में डॉक्टर ही क्यों ना बनना हो, हर समय ये आपको काम देगा। उसके बाद देखिए एक क्रियाकलाप दिया गया है। क्रियाकलाप में देखिए कहा गया है कि प्याज का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसके आंतरिक परत को चिमटे की सहायता से उतार लेंगे। मतलब आपको मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। प्याज जैसे लेते हैं, प्याज को काटिएगा तो आपको अंदर का एक पतला परत दिखेगा, देखे होंगे कि काटे और एक जो पतला पतला परत निकलते जाता है, एक परत को निकालिए, उसमें भी पतला सा प्लास्टिक के जैसा निकलेगा। ठीक है। तो उसको निकालना है, जिसे पारदर्शी, मतलब एक पारदर्शी झिल्ली के जैसा दिखाई देगा, उसको निकालिए। इस झिल्ली को वॉच ग्लास में रखें,
जल में डाल दें। अब क्या करना है कि अब एक कांच का साफ स्लाइड ले, साफ एक शीशा जैसा एकदम साफ सुथरा लेना है। इसके मध्य में एक बूंद जल ड्रॉपर की सहायता से डालें, फिर वॉच ग्लास में रखें, झिल्ली के एक टुकड़े छोटे टुकड़े को चिमटे की सहायता से स्लाइड के जल पर रखें। फिर यह ध्यान रखें कि झिल्ली का टुकड़ा मुड़े नहीं, ठीक है, मुड़ना नहीं चाहिए, एकदम सीधा रहना चाहिए, यानी बिल्कुल सीधा। अब इसके ऊपर एक बूंद आयोडीन डालें, फिर 2 से 3 मिनट के बाद स्लाइड को थोड़ा टेढ़ा और टेढ़ा कर जल मिश्रित आयोडीन को गिरा दें, और अब झिल्ली के ऊपर एक बूंद ग्लिसरीन डाल दें सुई की सहायता से, और एक स्वच्छ कवर स्लीपर को इस प्रकार ढके कि इसमें वायु के बुलबुले ना आने पाए। अब इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के कम शक्ति यानी दैट मीन्स कि 100 इंटू और फिर उच्च शक्ति यानी 450 इंटू, ठीक है, माइक्रोस्कोप आप देखिए, ये माइक्रोस्कोप का है, यहाँ से आप उसको मतलब कम कर सकते हैं, स्कोप का पावर बढ़ा सकते हैं, जूम कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं। तो एक बार जूम करके देखिए और एक बार जूम आउट करके देखिए। एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूँ, ये माइक्रोस्कोप का कंप्लीट फिगर है, तो इसको भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, अगर बुक में है तो बहुत अच्छा है, इसको भी बनाने की प्रैक्टिस कर ले। आप लोगों के एग्जाम में माइक्रोस्कोप का भी आ सकता है कि माइक्रोस्कोप का फिगर ड्रॉ कीजिए और लेबल कीजिए, दैट मीन्स कि जो जो नाम होता है पार्ट्स का वो ज़रूर लिखिए। तो इस तरह से आप माइक्रोस्कोप को भी बना सकते हैं। आगे देखिए, जब आप ऐसा कीजिएगा तो देखिएगा प्याज की झिल्ली के ऊपर ऐसा दिखाई देगा, तो ये प्याज की झिल्ली का कोशिका है, ठीक है। और फिर है कि एक मतलब स्वच्छ कांच के स्लाइड पर एक बूंद रक्त रखें, ये दूसरा प्रैक्टिकल बताया जा रहा है। ब्लड रखें एक बूंद, उसके ऊपर एक स्लाइड की मदद से रक्त को फैलाकर उसे एक पतली परत बनाए, यानी ऐसे ले, उसके ऊपर एक बूंद खून डालें। आप देखे होंगे कभी ब्लड टेस्ट करवाए होंगे, ब्लड ओ ग्रुप मतलब ग्रुप टेस्ट जो होता है, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ये सब, तो उसमें क्या किया जाता है, एक स्लाइड लिया जाता है, उसमें ब्लड का एक बूंद रखा जाता है और पूरा रगड़ दिया जाता है, उसको एकदम पतला परत बना दिया जाता है। फिर उसके ऊपर एक बूंद मेथिलीन ब्लू, ठीक है, डालकर उसे एक कवर स्लिप से सुई की सहायता से धीरे धीरे इस प्रकार ढके कि इसमें वायु के बुलबुले ना आने पाए। इसे माइक्रोस्कोप की कम शक्ति और उच्च शक्ति से देखें। तो देखिए यहाँ पे बता दिया है क्या क्या, ये आरबीसी आपको दिखेगा, दैट मीन्स आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, उसके बाद प्लेटलेट्स दिख जाएगा, और लिम्फोसाइट्स और ग्रैनुलोसाइट्स, ये सब आपको नजर आएगा आपके ब्लड में। तो ब्लड भी क्या है, एक तरह का कोशिका है, ठीक है, तो ये रक्त कोशिका है। अब आगे जो है आप लोगों का वो कोशिका की संरचना है। तो कोशिका की संरचना हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का जो वीडियो है यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि हम लोग कहाँ तक कवर कर पाते हैं। अब ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तभी आप लोगों को मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सही समय पर जा पाएगा। तो फिर चलिए, और साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड लोगों के पास। तो फिर चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।